अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। उसका डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी के। अच्छा जी, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या होता है? टू शेप्स आर सिमिलर इफ दे आर हैविंग सेम एंगल बट डिफरेंस इन देयर साइज। मींस दिखने में एक जैसे हों लेकिन साइज में फर्क हो। मींस दिखने में एक जैसे हो और साइज में फर्क हो, एक ही रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हो। सच टाइप ऑफ शेप्स आर सेड टू बी सिमिलर शेप्स। जैसे अभी सामने नजर आ रही है पिरामिड एम एंड पिरामिड एल आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर। अब इसके दो तरह के सवाल आते हैं सिमिलैरिटी के। एक ये आता है कि एग्जामिनर कह देता है कि द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। एग्जामिनर कह देता है कि द ऑब्जेक्ट्स आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर। फिर आपने कोई अननोन फाइंड आउट करना होता है, या तो लेंथ मालूम करनी होती है, या एरिया मालूम करना होता है, या वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। अगर तो लेंथ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कोई भी दो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बनेगा, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग हाइट या कोई और लेंथ का रेशियो बन जाएगा। ये फाइंड आउट करना होता है जब आपके पास लेंथ गिवन हो, हाइट गिवन हो, मीन साइड्स आपके पास गिवन हो, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनाकर ratio of corresponding ratios of corresponding sides are equal। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बना लिया जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर एरिया गिवन हो, अगर एरिया गिवन हो और कोई दूसरे शेप का एरिया मालूम करना हो तो एरिया का रेशियो बनता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। ये कंडीशन होती है अगर एरिया गिवन हो। तो ये आपके पास हो गया एरिया के थ्रू रेशो। और तीसरा रेशो होता है आपके पास वॉल्यूम के थ्रू। वो क्या होता है, अगर 3D शेप है, वॉल्यूम गिवन है, तो V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। अब ये तीनों कंडीशन जो है ये अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलर हो। सिमिलर ऑब्जेक्ट में भी में ही ये कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज ये कंडीशन कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होगी। दीज आर द थ्री कंडीशन कैन बी एप्लीकेबल इफ यस। जी बेटा, सर क्यूब उस पे लगेगा, हाइट पे लगेगा क्यूब या उस पे वॉल्यूम पे लगेगा? लेंथ के ऊपर या 3D शेप हाइट में। के, लेंथ या हाइट के ऊपर क्यूब लगेगा, वॉल्यूम के ऊपर नहीं लगेगा। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो दीज आर द थ्री कंडीशंस। अब इन तीन कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। पहले सिमिलैरिटी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। नाउ in first part the diagram shows a solid pyramid L cut into two parts M and N। M येलो पार्ट है और N ग्रीन वाला है। ओके, बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल ऊपर जाके कट किया है। ठीक है, द बेस ऑफ pyramid L is a rectangle whose length is 9 by 12। okay, the perpendicular height of the pyramid L is 30। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपके पास गिवन है। दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्वेश्चन में गिवन होता है एज आई हैव डिस्कस्ड यू अर्लियर इन मेंसुरेशन। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 बेस एरिया, मतलब रेक्टेंगल का एरिया, इनटू परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पिरामिड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द पिरामिड। 1/3 rectangle having length 12 and width 9, 12 by 9, and the height, the perpendicular height of the pyramid is 30। 3 times 1, 3 times 10, then 12 9 का कितना होगा, 12 times 9 108,
multiply 10, it will be 1080 centimeter cube. Any confusion मेरे प्यारे बच्चों? ये तो सारा हमने मेंसुरेशन में भी पढ़ रखा है, ठीक है? The perpendicular height of pyramid M, मतलब ये जो दूसरा वाला pyramid है, this one. The perpendicular height of pyramid M is 1/3 of the perpendicular height of pyramid L. 1/3 का मतलब है अगर L pyramid की हाइट 30 है तो M pyramid की हाइट 10 होगी, मींस उससे 3 गुना कम होगी, उसको 3 से डिवाइड कर दो। 1/3 का मतलब ये है, ठीक है? तो अगर इसकी हाइट 30 थी, इसकी परपेंडिकुलर हाइट 30 थी, तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? कितनी होगी इसकी परपेंडिकुलर हाइट? So 10 होगी। वेरी गुड। नाउ एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ M एज अ वॉल्यूम ऑफ L। नाउ ये इसके बेस के पैरेलल कटा है, तो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं पिरामिड L और पिरामिड M, ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। एक कोन होती है और एक पिरामिड होता है। अगर पैरेलल टू बेस कट होते हैं, ये पैरेलल टू बेस कट होते हैं, तो इससे जो तीसरा ऑब्जेक्ट बनता है वो सिमिलर होता है, कोन के अंदर भी और पिरामिड के अंदर भी, ठीक है? अब एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ M एज अ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ L। ओके, इसका जवाब देना है आपने। अब द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका आप रेशियो बना दो। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि हमें दोनों की हाइट पता थी, इसलिए मैंने हाइट से रेशियो बनाया है। अब हाइट की वैल्यू पुट करो। M की हाइट कितनी है? M की हाइट है 10। पिरामिड L की हाइट कितनी है? 30। 0 0 कैंसिल, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, तो इसका फ्रैक्शन आया 1/27। वॉल्यूम ऑफ M अपॉन वॉल्यूम ऑफ L इज इक्वल टू 1/27। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। नो सर। ओके, देन सर रिपीट कर दें बेटा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, तो मैंने इसकी ये कंडीशन बनाई, वॉल्यूम ऑफ M अपॉन वॉल्यूम ऑफ L का फ्रैक्शन मालूम करना था ना, तो मैंने ये कंडीशन बनाई कि वॉल्यूम ऑफ M अपॉन वॉल्यूम ऑफ L इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 होल क्यूब। मैंने कहा जब दो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं तो वॉल्यूम के साथ जब रेशियो बनता है तो जो भी आप लेंथ ले रहे हो उस पर क्यूब लगेगा, ठीक है? अब जो M की हाइट है, माने M वाले पिरामिड की हाइट है वो है 10, उसकी जगह मैंने 10 लिख दिया, और जो पिरामिड L की हाइट है वो है 30, उसकी जगह मैंने 30 लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। नाउ क्लियर है? ये रेशियो बन गया वॉल्यूम ऑफ M अपॉन वॉल्यूम ऑफ L। ओके, नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड N। सॉलिड N का वॉल्यूम मालूम करना है। सॉलिड N ये है, ठीक है? तो ये तो सिमिलर नहीं है, ये तो एक डिफरेंट शेप बन रही है ना। सिमिलर तो ये दोनों है, L और M सिमिलर हैं। पिरामिड L एंड पिरामिड M आर सिमिलर, N सिमिलर नहीं है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं वॉल्यूम ऑफ M मालूम कर लूं, वॉल्यूम ऑफ M मालूम कर लूं, फिर L के वॉल्यूम में से M का वॉल्यूम माइनस कर दूं, माने वॉल्यूम ऑफ L माइनस वॉल्यूम ऑफ M, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? वो होगा वॉल्यूम ऑफ N। इज इट ट्रू स्टेटमेंट? बताएं मेरे प्यारे बच्चों। बड़े वाले में से छोटा वाला पिरामिड माइनस कर दूं तो जो बाकी बचेगा वो ग्रीन वाला वॉल्यूम होगा।
ग्रीन वाला होगा हिस्सा। वेरी गुड, बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं आगे सॉल्व करना स्टार्ट करूं, जब कंडीशन समझ में आएगी तो ही सॉल्यूशन समझ आएगा। वॉल्यूम ऑफ एल हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में 1080, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ एम निकालेंगे, उसके बाद फिर एल में से एम को माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो ग्रीन वाला बचेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ एन बचेगा। तो मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ एन, वॉल्यूम ऑफ एम निकाल रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ एम के ऊपर कंडीशन बनी हुई है। वॉल्यूम ऑफ एल कितना था हमारे पास? 1080। वॉल्यूम ऑफ एल की जगह मैंने लिख दिया 1080 इज इक्वल टू 1/3, मतलब 10, इसकी हाइट 10 है एम की, और इसकी हाइट 30। ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा कर देता हूँ। 0 0 कैंसिल। वॉल्यूम ऑफ एम इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 1080 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं। 3 टाइम 9 27, 3 टाइम 3 9, रिमेनिंग 1 18, 3 6 18, 0 का 0, 9 टाइम 1 9, 9 4 36, 0 0। तो वॉल्यूम ऑफ एम आया 40 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम आया 40 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम था पूरे का 1080 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ एन का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम के फॉर्मूले से इसलिए नहीं कर सकते, आपको बेस नहीं पता। उमर, वॉल्यूम के अगर हाँ बोलें। अगर बेस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, जो पिरामिड एल है, तो सर बेस एरिया को भी 3 से डिवाइड करके और हाइट 10 ले रहे हैं एम की, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर भी जो वॉल्यूम है उसका 40 सेंटीमीटर हाँ सेम आएगा। हाँ, वो फिर आप सिमिलैरिटी से आप बेस निकाल रहे हो उसमें, फिर आप मेंसुरेशन वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो बेहतर ये है कि हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो सिमिलैरिटी के थ्रू इसका वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है। वैसे फिर आपका लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना, कि आप सिमिलैरिटी के थ्रू पहले आप बेस एरिया निकालोगे, बेस एरिया निकालने के बाद फिर वॉल्यूम निकालोगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लिया, क्योंकि इससे पहले वाली एक्सप्रेशन में वॉल्यूम की ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन बनी हुई थी। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ एम की एक्सप्रेशन ऑलरेडी बनी हुई थी कि 1/27 आया था उसका। फिर मैं यहाँ से इसको यहाँ से कंटिन्यू करना था बेसिकली। वॉल्यूम ऑफ एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एल था 1080 इज इक्वल टू 1/27। इसको यहाँ से कंटिन्यू करना था बस, तो एक स्टेप में होना था इसको। मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा पूरा किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। सर अगर सिमिलैरिटी फॉर्मूला लगा रहे हैं फॉर एरिया और वॉल्यूम, तो ज़रूरी है कि रेशो बनाने के लिए बेस लें? नहीं, ज़रूरी नहीं है रेशो बनाने के लिए बेस लें। रेशो आप हाइट से भी बना सकते हैं, रेशो आप लेंथ से भी बना सकते हैं, रेशो आप विड्थ से भी बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, कोई भी लेंथ ले सकते हैं, वो आसान। अच्छा जी, नाउ अब ये टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम था 1080, एम का वॉल्यूम आया 40, तो बाकी कितना वॉल्यूम बचा मेरे प्यारे बच्चों? एन का वॉल्यूम कितना बचा? 1080 माइनस 40 इज इक्वल टू 1040 सेंटीमीटर क्यूब। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? घबराओगे तो नहीं अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो? इजी क्वेश्चन है सर, ये वाले हो जाते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। नाउ अब आ जाते हैं इस पे। अब इसमें शो करना है आपने, जैसे पहले पार्ट में एग्जामिनर ऑलरेडी बोल चुका था कि सिमिलर है, या हमें नजर आ रहा था कि सिमिलर है। यहाँ पे आपने सिमिलैरिटी को शो करना है। एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल BDC is similar to triangle ABC. You need to give your answer, give a reason for each statement you make. अब इसमें जो चीज बताई गई है वो बताई गई है कि एंगल BDC और एंगल ABC इक्वल है, ठीक है। जो दो ट्राइंगल हैं जिसको सिमिलर शो करना है, वो दो ट्राइंगल है
B, C and A, B, C। आपने शो करना है कि ये दो ट्राइंगल जो है ट्राइंगल BDC, ये साइन ऑफ सिमिलैरिटी है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये आपने शो करना है। अब शो करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। शो करने के लिए कितने तरीके होते हैं आपके पास? दो तरीके होते हैं। या तो आप सिमिलैरिटी शो करनी है तो आप ये शो कर दो कि दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। एक तरीका ये, फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से, दोनों ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, इक्वल है। या तो आप ये शो कर दो, या आप ये शो कर दो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल है। अभी साइड्स तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंगल से प्रूफ करेंगे। अब ये जो दो ट्राइंगल है, मैं इन दोनों ट्राइंगल को अलग बना लेता हूं। ट्राइंगल BDC ये रहा, और दूसरा ट्राइंगल है ABC। ABC ये रहा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल बना दिए आप लोगों ने। अब आपने क्या शो करना है? हमने ये शो करना है सर एंगल B दोनों में कॉमन है तो सेम होगा ना। वेरी गुड। तो एंगल B नहीं, एक तो क्वेश्चन में गिवन है कि BDC मतलब पहला दूसरा तीसरा इज इक्वल टू ABC। इसके आगे लिख देंगे आप, C कॉमन। हाँ इसके आगे लिख देंगे आप रीजन में गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आप देखेंगे ये क्या था, एंगल BDC था, सही है। और वो क्या था, ABC। अब एंगल C देखो, एंगल C दोनों ट्राइंगल का, एंगल C देखो, एंगल C दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है। मतलब अगर मैं ये शो करूं DCB ये वाला एंगल बन रहा है, ओके, इज इक्वल टू DCB इज इक्वल टू BCA। तरतीब देखनी पड़ती है, जैसे DCB दूसरा तीसरा और पहला है ना, दूसरा तीसरा और पहला, तो BCA आप लोगे दूसरा तीसरा और पहला, दे आर इक्वल। अब DCB और BCA दोनों यही एंगल बन रहे हैं, तो आप इसके नीचे लिखेंगे क्या, कॉमन एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। हाँ, इस पॉइंट पे मार्क मिलेगा, लिखना जरूरी है। अच्छा, जब दो ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो तीसरे एंगल को शो करने की जरूरत नहीं है, अगर नजर नहीं आ रहा है तो। ये शो हो गया कि द ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC शोन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? जब दो ट्राइंगल के दो एंगल एक जैसे हैं तो तीसरा एंगल तो ऑब्वियसली सेम होगा ना। आप अगर चाहो तो इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ two corresponding angles of the two triangles are congruent then their third angle are also congruent। अगर आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो, अगर ना भी लिखो तो भी अंडरस्टूड सी बात है कि अगर दो एंगल एक जैसे हैं तो तीसरा एंगल भी सेम होगा दो ट्राइंगल का। तो ये शो हो गया कि तीनों एंगल दो ट्राइंगल के एक जैसे हैं। जब ये शो हो गया तो इसका मतलब है जो दो ट्राइंगल है ये क्या है, ये सिमिलर है। एनी कंफ्यूजन? सर सिमिलैरिटी में या तो तीनों एंगल हमें सेम प्रूफ करने होता है या तो हाँ। फिर तीनों साइड्स का साइड्स के रेशो, जैसे
अगर हम BD का रेशियो बनाएंगे तो BD, या तो आप ये शो कर दें, BD अपॉन AB इज इक्वल टू DC। DC का रेशियो किससे बनेगा? अपॉन में CB। BC के साथ। CB का रेशियो किससे बनेगा? या तो आप ये शो कर दें कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का जो रेशियो बन रहा है वो इक्वल हो रहा है। अभी तो साइड्स गिवन नहीं है तो हम ये शो नहीं कर सकते, तो हमने एंगल से शो करना है। कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? मुझे वापस समझा दे, मैं अभी आई हूँ। हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेना, समझ आ जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ओके सर, ओके। ठीक है ना, टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, सो इस अब ये जब ये शो हो गया कि जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर हैं, उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है ए बी फाइंड आउट करें। ए बी कहाँ है भाई? ए बी है हमारे पास इस वाले ट्राइंगल में, ए बी, ये रहा ए बी। अब मुझे ट्राइंगल को देखते हुए बताओ ए बी का रेशियो, सबकी वैल्यू पुट कर दूं मैं। ए सी है 10, ए सी है 10, बी सी है 8, बी सी है 8 और बी डी है 6, बी डी है 6। ठीक है बेटा, बी डी 6 है, बी सी 8 है और ए डी जो है यहां से लेके यहां तक ये 10 है। अच्छा जी, अब मालूम करना है मुझे ए बी। मैं ए बी का रेशो बनाता हूं, रेशो बना के दिखाओ। ए बी का रेशो किससे बनेगा? ए बी है फर्स्ट और सेकंड, तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी का रेशो किससे बनेगा? ए बी का रेशो बनेगा बी डी से। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है सर। बेटा आप दोबारा से कनेक्ट करो जिसकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, आसान। ए बी का रेशो बनेगा बी डी के साथ, तो ए बी अपॉन बी डी। अब आपने वो साइड देखना है जो आपके पास गिवन हो। आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? ए बी अपॉन बी डी हो गया, बी डी गिवन है, यस बी डी गिवन है 6। अब एक साइड लो आप, कौन सा साइड लेना चाहिए बेटा बताओ? अगर मैं ए सी लेता हूं तो ए सी के साथ क्या आएगा? अगर मैं ए सी लेता हूं तो ए सी के साथ किसका रेशियो बनेगा? बीसी का सर, बीसी। बन गए रेशो, बन गए रेशो। ये करस्पॉन्डिंग साइड आपने लेनी होती है। आपको ए बी मालूम करना है, ए बी जो चीज मालूम करनी है उसको सब्जेक्ट बना लो। ये सब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने देखा कि ए बी का रेशो बन रहा है, ए बी का रेशो बन रहा है बी डी के साथ, तो मैंने ए बी अपॉन बी डी कर दिया। ठीक है, फिर मैंने दूसरा रेशो बनाया किसका? ए सी का। ए सी का, ए सी का रेशो बनेगा बी सी के साथ, ए सी अपॉन बी सी। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए बी मालूम करना है, बी डी क्वेश्चन में इक्वल है 6 के, ए सी क्वेश्चन में इक्वल है 10 के और बी सी क्वेश्चन में इक्वल है 8 के। ठीक है, अब आंसर निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू 10 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ए बी इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 which is equal to 7.5। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बनाना होता है, बस ये बात ध्यान में रखना। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बनाना होता है, बस ये बात जहन में रखना आपने। ठीक है, नाउ कॉन्ग्रुएंसी की तरफ आते हैं अब हम। सर आपको मैंने क्वेश्चन सेंड किया है, वो तो करवा दें, नहीं हो रहा मेंसुरेशन का है। वो करवा देता हूँ, ठीक है, इस टॉपिक के बाद करवाता हूँ। ए बी एंड ए सी, ए बी एंड बी सी आर इक्वल, मतलब ये जो दो कोड्स हैं ए बी और दूसरा कोड बी सी, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट। ठीक है,
जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले वो स्टेटमेंट में लिख दो, आप पेंसिल से हाईलाइट कर दो, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी is congruent to triangle OCQ। अभी आपने प्रूफ करना है, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रेंसी। इसमें भी आप 1-1 करस्पॉन्डेंट बना लें। ठीक है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी में फर्क क्या होता है? कॉन्ग्रेंसी में जब दो ऑब्जेक्ट को कॉन्ग्रेंट शो करना है, इसका मतलब आपने ये शो करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। अब दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, ये कैसे शो करेंगे? ये आप शो करेंगे, या तो आप ये शो करेंगे कि तीनों साइड दोनों ट्राइंगल की, दोनों शेप्स की एक जैसी हैं, या तो आप ये शो कर देंगे कि तीनों साइड्स, ऑल 3 साइड्स ऑफ द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तीनों साइड्स दोनों ट्राइंगल की क्या है, एक जैसी हैं, कॉन्ग्रेंट है। या तो आप ये शो कर देंगे, या तो आप ये शो कर देंगे कि दो साइड एक एंगल एक जैसा है, या दो एंगल एक साइड एक जैसा है, या एक साइड दो एंगल एक जैसे हैं। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपने प्रूफ करनी होगी। अब मैं इसमें शो करना स्टार्ट करता हूं, आपने हर स्टेटमेंट की रीजन देनी है। अब मैंने देखा कि ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों? ओसी, ओ सी के, रेडियस। ओ सी के। अब इसके आगे लिखना है स्टेटमेंट का कॉलम। सारे मार्क्स स्टेटमेंट के, बात ध्यान में रखना, सारे मार्क्स स्टेटमेंट के। स्टेटमेंट क्या आएगा? ओ ए एंड ओ सी। ओ ए एंड ओ सी क्या है? ओ ए और ओ सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। उसके बाद यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये मिड सर पॉइंट, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों परपेंडिकुलर। वेरी गुड, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्यों परपेंडिकुलर होंगे? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्यों? सर्किल प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर परपेंडिकुलर कोड को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अगर लाइन कोड को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है सेंटर से, तो वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है। ऐसा ही है। या व्हेन परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कोड इट डिवाइड्स द कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आप लिखेंगे ओ क्यू सी या ओ पी ए ओ पी ए इज इक्वल्स टू ओ क्यू सी। रीजन में आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे रीजन में? परपेंडिकुलर टू कोड। कोई मसला? कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। नो सर। उसके बाद है एपी और सी क्यू इक्वल है। कौन रीजन बताएगा प्यारा बच्चा? एपी और सी क्यू इक्वल है, कौन रीजन बताएगा इसका? सेम रेट, क्योंकि बिकॉज सर दो बेस और दो हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो नहीं, वो ये ऐसे लिखेंगे ना, कोड आर इक्वल। जब कोड इक्वल है, जो क्वेश्चन में गिवन है, कोड आर इक्वल, कौन से कोड? ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट। पी एंड क्यू मिड पॉइंट है, तो एपी और सी क्यू भी इक्वल होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ग्रीन और येलो लाइन इक्वल है और पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो हमने ये एक साइड
एक एंगल और एक साइड प्रूव कर दिया, साइड एंगल साइड, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, या तो आपने तीनों साइड को प्रूव करना होता है कि तीनों साइड एक जैसे हैं, या आपने प्रूव करना होता है दो साइड एक एंगल एक जैसा है, या आपने प्रूव करना होता है दो एंगल एक साइड एक जैसे हैं। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। नो सर। इसकी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, अगर आपको इशू हो तो दोबारा भी आप लोग दे सकते हो। COA is equals to 140, नेक्स्ट पार्ट में given that obtuse angle COA is equal to 140, find QCO फाइंड करना है, QCO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है जी मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 140 है तो बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? 220। ये सारे एंगल अंदर वाले इक्वल हैं। अभी हमने ट्राइंगल प्रूफ किया ना कि कॉन्ग्रेंट है, तो ये सारे एंगल इक्वल। 220 को 4 हिस्सों में डिवाइड करो, 55। क्या आंसर आया? तो ये एक आ गया 55। अब 90 में से 55 माइनस करो, 90 माइनस 55, तो कितना आंसर आया? क्या आंसर आया 90 माइनस? पक्की बात है? 35 डिग्री। तो ये आंसर आ गया आपका 35 डिग्री। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। एग्जामिनर्स आस्किंग टू शो ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल AEC आर कॉन्ग्रेंट। तो सबसे पहले 1-1 करेस्पॉन्डेंट बना लो। ट्राइंगल ADB is congruent to triangle AEC। अब इसका 1-1 करेस्पॉन्डेंट क्या होगा? A का 1-1 करेस्पॉन्डेंट है, B E का 1-1 करेस्पॉन्डेंट है, और B C का 1-1 करेस्पॉन्डेंट है। ठीक है, एंगल ए कॉमन है, एंगल A कॉमन है। DAB आप लिखेंगे DAB इज इक्वल्स टू EAC। रीजन में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल। कॉमन एंगल सर। कॉमन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल। उसके बाद राइट एंगल कहां बन रहा है? ADB is equal to AEC। am I right? इसके बारे में क्या लिखेंगे? दोनों किसके इक्वल है? ADB और AEC दोनों किसके इक्वल है? राइट एंगल। इसमें क्या है? गिवन है ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है ना ये? हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन है। यस सर। अच्छा जी, उसके अलावा AB और AC भी इक्वल है। AB और AC, AB और AC और ऑल्सो इक्वल। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये गिवन है ना क्वेश्चन में, AB इज इक्वल टू AC। अब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? दो एंगल और एक साइड, एंगल एंगल साइड, ये प्रूव्ड हो गया। द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? नो नो सर। सर।
इसकी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा से इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे भेजते रहिए, कल मैं डिस्कस कर लूंगा। लेक्चर नहीं होगा, बेसिक में एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, जिसका मैथ्स वीक है वो बेसिक वीडियो देख लेना बस। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।